तो बच्चा पार्टी वी वर डूइंग एग्रीकल्चर इन ज्योग्राफी, और एग्रीकल्चर में हमने देखा कैसे प्लांटेशन होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जब हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचने के लिए कर रहे हैं, फॉर डूइंग बिजनेस, नॉट फॉर मीटिंग अप विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। ओके, सो मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मलेशिया, ब्राजील, ठीक है, श्रीलंका वगैरह वगैरह सब। सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो बहुत ज्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं टू मीट अप द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे आपके केले, इनका भाई साहब चिप्स बनता है, ठीक है, इनसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो क्रॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स, जिसको हम डायरेक्टली एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, व्हाट आर द मेजर फूड क्रॉप्स? तो एक हो गया आपका राइस। राइस हमारा स्टेपल डाइट है, चाहे आप किसी भी भारत के ऑलमोस्ट किसी भी प्रांत में हो, राइस इज कंज्यूम, ठीक है, राइस इज कंज्यूम। ओके, देन वी हैव व्हीट, गेहूं, जिससे आपका बनता है आटा, ठीक है। ओके, रोटियां जिससे बनती है मेज, ठीक है, मेज। देन वी हैव मिलेट्स। So these are all major food crops. Now we'll talk about fiber crops. What are fiber crops? Fiber crops वो होते हैं जिनसे अलग अलग तरीके के फाइबर्स बनते हैं। तो जैसे आपका जूट एक फाइबर है, ठीक है, देन पैडी एक फाइबर है, ये आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कॉटन एक फाइबर है, नारियल के छिलके जो होते हैं, कोकोनट, वो एक फाइबर है, उससे रस्सियां बनती है, देखो, ठीक है। तो फाइबर टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होती है। तो जूट आपका एक फाइबर है। बांग्लादेश एंड इंडिया आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जूट, ठीक है, सबसे ज्यादा जूट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, जूट से गोनियां बनती हैं। फाइबर फाइबर क्रॉप्स में और क्या आ जाएगा? कॉटन। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कॉटन इज वन थिंग, क्योंकि महाराष्ट्र का क्लाइमेट कॉटन की खेती के लिए फेवरेबल है। ओके, इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज मतलब क्या होता है? ड्रिंक्स, ठीक है। तो ड्रिंक्स के लिए हम कौन से, जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया। टी इज अ बेवरेज, ठीक है, टी इज बेसिकली अ बेवरेज क्रॉप। देन वी हैव बेसिकली आपके बेरीज होते हैं, कॉफी, ठीक है, कॉफी से हम वैसा कॉफी बनाते हैं। देन वी हैव राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में राइस इज वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप्स, ठीक है। इट इज a staple diet of the tropical and subtropical regions. What do we mean by staple diet? स्टेपल डाइट मतलब क्या होता है? जो आपके सारे मील्स में एक ना एक बार खाया ही जाता है, ठीक है। एक से ज्यादा बार कोई कोई खाते हैं, लेकिन ये स्टेपल डाइट, दिस इज बेसिकली अ स्टेपल डाइट एंड इट इज कंज्यूम्ड हेवीली। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत है। हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट, एंड रेनफॉल। तो ये आपका रेनी सीजन का क्रॉप है। अगर राइस का कल्टीवेशन है तो आपको हेवी अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करना पड़ेगा, एंड रेनफॉल इज बेसिकली अ क्राइटेरिया फॉर राइस कल्टीवेशन, ठीक है। सो राइस नीड्स ऑल दीज थिंग्स। इट ग्रोज बेस्ट इन अलूवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। अलूवियल सॉइल कौन सा सॉइल होता है? जो आपके पहाड़ों से ऊपर से जो आपका नदियां बह रही हैं, वो नदियां जो आपके सॉइल को कैरी करके नीचे लाती हैं, उनको अपन बोलते हैं अलूवियल सॉइल, ठीक है। सो उसमें आपका काफी रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। अलूवियल सॉइल्स हैव अ वेरी रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है। सो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में जो गंगा यमुना जहां से जा रहा है, ठीक है, वहां पे एलुवियल कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा करके राइस का कल्टीवेशन इन एरियाज में होता है, ठीक है, विच कैन रिटेन वाटर। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चाइना आपका टॉप कंट्री है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 3 क्रॉप्स ग्रो होते हैं। व्हीट आपका क्या होता है भाई साहब? रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। व्हीट को हम जनरली विंटर क्रॉप मानते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ये सब आपके रिक्वायरमेंट्स है व्हीट के। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल। इस टाइप के लोमी सॉइल में बेस्ट होता है। पंजाब के प्लेन्स में सबसे ज्यादा व्हीट उगाया जाता है, ठीक है। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट है, ठीक है, जिससे आपकी रोटी बनती है, ब्रेड्स बनते हैं। इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। दे आर ऑल्सो
known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. तो यहाँ पे ज्यादा सॉइल का फर्टाइल होना जरूरी नहीं है, सैंडी सॉइल्स पे भी आप व्हीट को ग्रो कर सकते हैं. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट मिलेट्स. सॉरी, मिलेट्स कैन बी ग्रोन ऑन सैंडी, ये ज्यादा करके आपके राजस्थान वगैरह में भी ग्रो हो सकते हैं. इट इज हार्ड क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल. ठीक है, लो रेनफॉल की जरूरत पड़ती है इसको. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. तो आपके मिलेट्स हो गए ये. मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल. ठीक है, ज्वार हो गया. आपके राजस्थान में काफी बड़ी मात्रा में ज्वार उगाया जाता है एंड ज्वार इज अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीट. जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे व्हीट अवेलेबल नहीं है वहां पे आप ज्वार यूज कर सकते हैं. थोड़ा सस्ता भी होता है. इसकी खेती में ज्यादा पानी नहीं लगता है. यू डोंट नीड वेरी हाई एल्यूवियल कंटेंट वाला सॉइल भी आपको नहीं लगता है. ज्यादा रेनफॉल भी नहीं लगता है. डेजर्ट एरियाज में भी इसको उगाया जा सकता है. ठीक है, एंड हैज गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल, ऑलमोस्ट द सेम एज व्हीट हैज. ठीक है, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया. इनके प्रोटीन कंटेंट्स हाई होते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका बाजरा, ज्वार, बाजरा एंड रागी. ठीक है, रागी आर ग्रोन इन इंडिया. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर. ठीक है, इन कंट्रीज में भी भाई साहब ज्वार की खेती होती है. मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. सनशाइन पीरियड बहुत ज्यादा होना चाहिए. मेज जिसको भुट्टा बोलते हैं हम. मेज से भुट्टा आप जो खा रहे हैं उसी में नहीं होता है, उससे भी आटा बनता है. ठीक है, उसका भी आटा बनता है, काफी न्यूट्रिशियस होता है. कॉर्नफ्लावर जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, बाहर के देशों में आप देखेंगे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं लोग ज्यादा करके. आपने भी कॉर्नफ्लेक्स खाया रहेगा, दूध में डालकर उसको कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं. ठीक है, काफी अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है उसमें. ठीक है, तो मेज इज वन ऑफ द, इट इज नॉट अ मेजर स्टेपल डाइट बट इट कैन. ओके, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स. तो इनको भाई साहब फर्टाइल सॉइल्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, दे वुड नीड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स. मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील, कनाडा, रशिया, चाइना, इंडिया, इन सब जगहों पे मेज की खेती होती है. ठीक है, कॉटन, हमारा महाराष्ट्र आपके कॉटन के लिए फेमस है. ठीक है, कॉटन यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है. इनफैक्ट मुंबई का जो डेवलपमेंट है दैट कैन बी ट्रेस्ड टू कॉटन मिल्स. यहाँ पे डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआती तौर पे बहुत सारे कॉटन मिल्स का सेटअप हुआ और कॉटन मिल्स के चलते बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर इन मिल्स में काम करने लगे. हालांकि बाद में स्ट्राइक वगैरह के चक्कर में ये सब कॉटन मिल्स बंद हो गई और वैसे भी अभी इतने हाई अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत नहीं है. सब प्रोसेसेस जो है आपके मैकेनाइज्ड हो गए हैं. ठीक है, सो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग या गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इज प्रीटी मच मैकेनाइज्ड, रिक्वायरिंग लो अमाउंट ऑफ लेबर. ठीक है, बट देन कॉटन स्टिल हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स दैट हैपेंस इन महाराष्ट्र. आपका ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है कॉटन के लिए. रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज? 365 डेज में, पूरे ईयर में 210 दिन जो है आपके वो फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए. मतलब कोहरा नहीं होना चाहिए. ठंडी के मौसम में आपने कोहरा देखा होगा, यहाँ पे तो आपने नहीं देखा होगा, बट ऐसा कोहरा छाया रहता है. आप अगर नवंबर के एंड में या दिसंबर के बिगिनिंग में अप्रोक्सीमेटली, अगर दिसंबर पूरा ही आप समझ लीजिए नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर दिन में पूरा पूरा कोहरा मिलेगा. ठीक है, ओनली आफ्टर 11 AM कैन यू सी द सनशाइन, अदरवाइज पूरे कोहरे से ढका होता है. ठीक है, तो ऐसा फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए. ठीक है, और आप देखोगे महाराष्ट्र में हार्डली आपका फ्रॉस्ट होता है. ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन, तो इसके लिए ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है. ठीक है, so these are the certain requirements. It grows best on black and alluvial soils. ठीक है, black और alluvial soils में चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. ठीक है, और इंडिया बहुत पहले से ही अपने कॉटन के लिए मशहूर है. ठीक है, और जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने और ज्यादा कॉटन की एक्सपोर्ट बढ़ा दी. ठीक है, they increase his export. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. ये मेन रॉ मटेरियल है. ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, जिससे आपके कपड़े बनते हैं. जूट was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. गोल्डन फाइबर क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है. आपकी जितने भी गोनी वगैरह होते हैं सब जूट से बने होते हैं. आज की तारीख में तो कपड़े भी बन रहे हैं जूट से. ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा जूट प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल की जरूरत होती है. मतलब आप जूट की खेती में देखोगे ऑलमोस्ट आपका पूरा पानी से ही भरा रहता है, पूरा खेत, पूरा टाइम. ठीक है, एंड रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट एज वेल. दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज. द क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. जैसे पाट की खेती होती है, इसको सुखाना पड़ता है. अरे टाइम क्या है भाई साहब. ठीक है, तो ऐसे पाट की खेती होती है जिसको हम जूट की खेती बोलते हैं.
ठीक है। सो दिस इज हाउ द एंटायर क्रॉप्स आर ड्राइड। इसको ड्राई किया जाता है, फिर इसका फाइबर बनाया जाता है, एंड दिस फाइबर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देखिए गोनी में आप जब आलू वगैरह भरते हैं या सब्जियों को भरते हैं तो कितना वेट होता है उसका, या आप अगर चावल वगैरह भी भर रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ठीक है, वेल ड्रेन मतलब पानी जमा नहीं होना चाहिए। लोमी सॉइल एक टाइप का सॉइल है, उसमें ये कॉटन का कॉफी ग्रो होता है। जैसे आपके केरला के पार्ट्स में आपका कॉफी ग्रो होगा। ठीक है। ओके। हाई स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर दिस क्रॉप। तो टी और कॉफी के लिए भाई साहब आपके हाई स्लोप्स वाला जरूरी है, क्योंकि वहां पे पानी ठहरता नहीं है, या आपको पानी ठहरने देना नहीं है। इनके रूट्स में पानी नहीं जमा होना चाहिए, otherwise सड़ जाएगा ये। The water which is falling as rainfall should be properly drained, and that can happen only if it happens to be planted on hilly slopes. ठीक है। Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. ठीक है। टी इज बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। तो टी आपका बेवरेज क्रॉप है। तो टी एंड कॉफी आर टू बेवरेज क्रॉप्स। तो ये भी आपके प्लांटेशन के तहत ऐसे ग्रो होता है, और ज्यादा करके आसाम में, दार्जिलिंग में, हिली एरियाज में आपका टी ग्रो होता है। ठीक है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। जो पूरा किसी ने देखा है क्या, चाय पत्ती का पेड़ देखा है, चाय का पेड़ देखा है? आपको इतना बड़ा पेड़ होगा, लेकिन उसके जो थोड़े बहुत लीव्स होंगे बस उतने ही लगेंगे। जो एकदम कच्चे लीव्स जो उगेंगे, ओनली दे आर द वंस दैट हैव टू बी प्लक्ड। ये काफी लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पे मजदूरों का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते, पहली बात तो ये है। ठीक है। तो आपको, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर चलाना लगभग असंभव है। और दूसरी बात ये कि आपका ये जो प्लकिंग है, ये आप मैकेनाइज तरीके, क्या भाई साहब क्या टाइम क्या है? हाँ, मैकेनाइज तरीके से आप हार्वेस्टिंग भी नहीं कर सकते। आपको मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। अब बाहर ही चले जा, बाहर चले जा, वहां से ऐसे पेड़ में टार्जन की तरह ऐसे ऐसे झूलते हुए क्लास अटेंड कर ले। तो एफ वाला स्विच दे दो ना, एफ वाला ऊपर, आराम से आराम से। अरे इधर, हाँ हाँ वही। ठीक है। ओके। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए, लेकिन काफी लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे आपको हाई रिक्वायरमेंट है लेबर की, इसीलिए टी प्लांटेशन थोड़े खर्चीले हो जाते हैं। खर्चीले इसलिए हो जाते हैं, इसीलिए चाय थोड़ी सी महंगी है। ऐसा नहीं कि उसको हम उगा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके केयर टेकिंग में काफी खर्चा होता है। उसके केयर टेकिंग में काफी खर्चा होता है, मतलब आपको कंटिन्यूअसली लेबर को एम्प्लॉय करके रखना पड़ता है। आप अक्सर देखेंगे कि लेबर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होती है कि वो चाय की खेती में आप देखेंगे जो लेडीज लोग काम करती हैं, वो इतना बड़ा बास्केट उनके पीछे होता है, और अपने बच्चे को साथ में लेकर ही काम करती है। क्या करें? ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स का इतना ज्यादा डिमांड है, तो दे आर रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट्स। ठीक है। काफी लेबर इंटेंसिव है ये। ठीक है। इफ यू विजिट अ टी गार्डन मे बी इन दार्जिलिंग एंड ऑल, देन यू विल गेट टू नो कि हर समय वहां पे लेबरर्स रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। दे विल बी इधर प्लकिंग द लीव्स, they will be either cleaning the garden or whatever, but there has to be a lot of labor employment here. जैसे आप ये वीट की खेती करेंगे या राइस की खेती करेंगे, इतना ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सोविंग ऑफ लैंड के लिए भी आपका ट्रैक्टर से हो जाता है, हार्वेस्टिंग भी ज्यादा करके एरियाज में भी मशीनरी से हो जाता है, आपको लेबर की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे कंटिन्यूस लेबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। So it is a labor intensive program. It needs well drained loamy soils and gentle slopes. ऐसे gentle slopes होने चाहिए ताकि आपका पानी जो है वो ठहरे ना, चला जाए। कॉफी और टी के प्लांट के जड़ों में अगर पानी ठहरने लगता है तो वो सड़ने लगता है। पानी उनको चाहिए, लेकिन ठहरे ना, चला जाए। ठीक है। ओके, छुए और चला जाए, ऐसा पानी चाहिए। ठीक है। लेबर इज लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीफ। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत बड़ी मात्रा में लेबर का रिक्वायरमेंट है। ये काम आप मैकेनाइज तरीके से कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन लीव्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। जो चाय पत्ती के लिए आप लीव सिलेक्ट करते हैं, तभी जाकर आप उसको प्लग कर सकते हैं, और ये काम मतलब मशीन से नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। बड़े गार्डन्स में आपको ऐसे लेबर एम्प्लॉयमेंट आपका जरूरी है। ठीक है। सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड। सो वेर आर टी बेसिकली प्रोड्यूस, टी मेजरली वाज प्रोड्यूस्ड इन चाइना। बहुत सालों तक चाइना ने इस उसको मतलब ये नहीं किया था, एक्सपोज नहीं किया था कि हम टी प्रोड्यूस करते हैं, ये गोल्डन ड्रिंक है, ऐसा कुछ बनाकर उन्होंने, बहुत चालाक लोग हैं। ठीक है। दे ऑलवेज कीप सीक्रेट्स, दे आर गुड एंड कीपिंग सीक्रेट्स।
तो उन्होंने जो टी है उसका सीक्रेट अपने पास ही रखा था। बहुत बाद में पता चला कि एक सिंपल लीफ से टी बनता है। ठीक है, तो टी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होगा भाई साहब? श्रीलंका, इंडिया, केनिया एंड चाइना। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी। ठीक है, टी हम जितना ज्यादा पीते हैं यहाँ पे और कहीं भी नहीं पिया जाता है। सबसे ज्यादा चाय पीने वाले लोग इंडिया में हैं। ठीक है, और बात बात पे चाय पीते हैं। ठीक? हम किसी के घर में जाते हैं तो चाय, ठीक है, मतलब ऐसे ही अगर कहीं जा भी नहीं रहे, किसी दोस्त यार के साथ मिलकर चल चाय पीते हैं, है ना? तो चाय एक बहुत कॉमन सी चीज है हमारे यहाँ। और इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। मतलब आप सोचिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, लेकिन ये ज्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंपोर्ट का इतना ज्यादा डिमांड है। समझ में आ रही है भाई? एक्सपोर्ट आप उस चीज को करेंगे ना जो सरप्लस में हो, जिसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ हो। लेकिन टी इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने के बावजूद भी हम उसका ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अंदरूनी डिमांड ही काफी ज्यादा है, हमारे घर की डिमांड ही काफी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इट्स अ वेरी हाई डिमांड बेवरेज। ओके, स्पेशली कंज्यूम्ड इन इंडिया। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई साहब डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर को समझना है ना, तो मतलब ठीक है, ये एक पढ़ाई है मेरे हिसाब से। मतलब मैं तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के वीडियोस देखता रहता हूँ, कैसे आपके नई चीजें आई हैं, हाउ न्यू थिंग्स हैव क्रॉप्ड अप इन एग्रीकल्चर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसमें काफी आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जनरली एग्रीकल्चर को अनपढ़ गंवार लोगों का एक माना गया है, प्रोसीजर है। जो लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर किए हैं, या जो लोग बेसिकली फार्मिंग में ही पहले से इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज की तारीख में आप एग्रीकल्चर में भी इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं और काफी प्लान तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और काफी प्लान तरीके से कर रहे हैं मतलब एक छोटी सी जमीन पे ही उनकी उपजाऊता इतनी ज्यादा है कि लाखों में कमा रहे हैं। जैसे मशरूम की खेती, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चीजें हैं जिनका आप मतलब खेती करके, और आज की तारीख में तो टिश्यू कल्चर वगैरह से आप मतलब बैठे बिठाए एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, नॉट वेरी इंटेंसिव फार्मिंग इज रिक्वायर्ड। काफी सारे प्लॉट्स है, काफी सारे लैंड, आज की तारीख में लैंड लीज पे मिल रहा है आपको। आप जमीन को खरीदे, उससे अच्छा आप जमीन को रेंट पे लेकर उस पे वैसा फसल उगाए और उस फसल को बेचे। अगर आप सही तरीके से प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से चलेंगे, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग दीज डेज इन इंडिया। Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Increasing population, population is increasing worldwide. ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। तो हमको फार्म प्रोडक्शन बढ़ाना है। अभी इस फार्म प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे तो ही पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर पाएंगे। देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज गोइंग टू अ सीवियर फूड क्राइसिस एंड मेनी मेनी रीजंस वर देयर। पहली बात तो हम जो कल्टीवेशन कर रहे थे, दैट वाज नॉट एनफ टू मीट अप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बंगाल में एक फेमीन हुआ था और उस फेमीन में लाखों लोगों की मौत हुई थी। फेमीन मींस ड्राउट, सूखा पड़ा था। ठीक है, तो एक बार सूखा पड़ता था और लोगों के खाने के बाद ये हो जाते। और जो लोग बिजनेस करते थे फूड प्रोडक्ट्स का, वो लोग देखते थे कि भाई साहब मार्केट में क्राइसिस है तो माल को दबा दो। अभी भाई साहब व्हीट और राइस को हम बेचेंगे नहीं, इसको स्टॉक अप करके रहेंगे। जब भाई साहब प्राइस आसमान छूने लगे तब इसको रिलीज करेंगे, तो दुगना मुनाफा, है ना? तो ये सारी चीजें होती थी पहले, होर्डिंग वगैरह होता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स लाई हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अभी गवर्नमेंट ही भाई साहब फार्मर्स से खरीद कर लोगों को सब्सिडाइज रेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप से ये सारी चीजें बेच रही है। और भी बहुत सारे तरीके आए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ। अकॉर्डिंग टू दीज रेवोल्यूशंस हाइब्रिड सीड्स वर यूज्ड। तो फूड क्राइसिस से हमने अपने आप को उभार लिया है। ठीक है, फूड क्राइसिस वाज अ मेजर क्राइसिस एंड वी हैव कम आउट ऑफ इट, एंड वी हैव कम आउट ऑफ इट almost successfully. But constant intervention has to be made, or constant research has to be made to increase the food production, because by and large अगर population आपका increase हो रहा है तो लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए, and somewhere down the line you have to compromise with agricultural land. अदरवाइज कहाँ रहने देंगे? कहीं ना कहीं तो आपका एग्रीकल्चर लैंड जाएगा ही। ठीक है, फॉर पीपल टू स्टे, रहेंगे ना भाई साहब। तो इसीलिए आपका धीरे धीरे पॉपुलेशन में एक ड्रॉबैक ये है कि हाँ चलिए हमने फूड को रिक्वायरमेंट मीट अप कर ली, लेकिन क्या हम एग्रीकल्चर लैंड को इंटैक्ट रहने दे पाएंगे? नहीं। बहुत सारी जमीनों को बेचकर भाई साहब वहां पे तो गवर्नमेंट को बाय एंड लार्ज हर बार कोई ना कोई स्कीम लाना पड़ता है कि ये जो जमीन है ये रेसिडेंशियल के लिए बेचने लायक नहीं है, रेसिडेंशियल प्लॉट में इसको नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, आप उसमें एग्रीकल्चर करें या ना करें, लेकिन रेसिडेंशियल
वहां पे रेसिडेंस बना के नहीं रह सकते, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओके, दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज, क्या क्या है भाई साहब, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। ये ऑप्शन हमारे लिए अभी बंद हो रहा है, क्योंकि कहां से हम इंक्रीज करेंगे भाई साहब, रहने के बाद में। आप देख लो, मुंबई जैसे एरिया में आप फैल के नहीं रह सकते, आपको ऐसे रहना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। हाई राइजेस क्यों आ रहे हैं? Why are high rises there? Because you cannot afford to live like this. You cannot afford to live in like this. You have to raise the bar and आपको ऊपर 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 रहना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? सो ये आपके लिए अभी ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, तो ये आपका भाई साहब ऑप्शन नहीं है। दिस कैन बी अचीव द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, आप जितने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ क्रॉप दैट यू आर ग्रोइंग, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई साहब, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन मतलब पानी का रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था, किसी ने खेती बाड़ी की है, गांव में गए हैं, कैसे गांव में पानी दिया जाता है पौधों को या क्रॉप्स को देखा है? मुंडिया तो हिल रही, मतलब क्या क्या देखा है, कैसे देते हैं पानी? हाँ, ट्यूबवेल से ऐसे नाला रहता है और पानी छोड़ देते हैं उसमें, उसमें पानी का वेस्टेज काफी ज्यादा होता है, वो आप वहां अफोर्ड कर सकते हैं जहां पे पानी की कमी नहीं है, ठीक है। आप कैसे करते हैं, ये ट्यूबवेल चलाया आपने, ऐसे पौधे को लाइन लगा हुआ है और इस नाले में आपने पानी छोड़ दिया है ना, तो ये जो नाले में आपने पानी छोड़ा इसका ऑलमोस्ट 30 to 40% प्लांट्स को जाएगा, लेकिन बाकी पानी कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा और वो नीचे 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 से ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो इससे पानी का वेस्टेज है, ठीक है। इसीलिए आपके ड्रिप इरिगेशन मेथड्स आ गए हैं। ड्रिप इरिगेशन मेथड्स मतलब क्या है, इन नालों में अभी आप पानी नहीं छोड़ेंगे, इन नालों में पाइप्स होंगे और उन पाइप्स में ऐसे एक घूमने वाला वो रहेगा, ठीक है। उसमें से जैसे आप पानी छोड़ेंगे तो वो घूमेगा और जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी इनको मिल जाएगा, हमको पानी क्यों वेस्ट करने का, ठीक है। सो ऐसे जगह जहां पे पानी की तंगी है और पानी को बेसिकली जब हम ट्यूबवेल से भी चलाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी तो खर्चा है भाई साहब, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ड्रिप इरिगेशन करें तो इससे पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल रहा है, वेस्टेज भी नहीं हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी बच रहा है। सारे फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा, जितने आप फैक्टर कॉस्ट को कम करेंगे उतना जो मेन प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, पानी का कॉस्ट है, ये सारी चीजों को भाई साहब आपको कम करना है, ठीक है। So that is how we can do irrigation facilities, improving irrigation facilities, use of fertilizers, तो fertilizers का यूज होना, ठीक है, this can be achieved many ways, तो आपके fertilizer प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एच, तो दिस इज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे सीड्स जिनको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो आपको जो हर एक ग्रुप में कोई बेस्ट सीड होगा, ठीक है, जैसे वीट में कोई एक ऐसा सीड होगा जिसका लाइफ स्पैन कम है, जो 4 महीने की जगह 3 महीने में उग के तैयार हो जाता है, ठीक है, तो वो जीन हमने निकाल लिया उससे। कोई ऐसा वीट का स्पीशी होगा जिसका मतलब एक पेड़ में ज्यादा फल आते हैं, तो उस स्पीशी का हमने जीन उठा लिया, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। कोई ऐसा जीन रहेगा जिसका डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है, उस जीन को हमने उठा लिया। कोई ऐसा सीड रहेगा जिसका वेदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, वेदर से वो प्रभावित नहीं होता है ज्यादा, उस जीन को हमने उठा लिया। ऐसे तमाम जो आपका एक, मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा तमाम जो बेस्ट क्वालिटी जीन्स हैं वो हम उस स्पीशी से उठाकर एक कंबाइंड बनाते हैं, जिससे हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? इन जीन्स को प्लग करके हम बेसिकली एक ऐसा सीड बनाते हैं जिसमें टॉप मोस्ट क्वालिटीज हैं, फटाफट स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब फटाफट उगकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है, लो कॉस्ट में तैयार हो जाएंगे भाई साहब, कम पानी और वेदर का प्रभाव नहीं लगेगा और पेस्टिसाइड से भी इंपैक्ट ना हो। ऐसा कोई वैरायटी रहेगा या स्पीशी रहेगा जो पेस्टिसाइड मतलब आपका पेस्ट से इंपैक्टेड ना हो, उस जीन को हमने निकाला। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्रॉप है उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट गारंटीड है और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर लाइफ स्पैन छोटा होगा, समझ लीजिए एक साल में अगर 3 बार आप उगा रहे होंगे किसी क्रॉप को, अगर लाइफ स्पैन छोटा है तो 4 बार उगा सकते हैं, आप जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो दीज आर द थिंग्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मैकेनाइजेशन मतलब क्या होता है भाई साहब, आप ट्रैक्टर्स उतारे, ठीक है, आप भाई साहब प्रॉपर हार्वेस्टिंग का स्कीम, इससे आपका लेबर ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, इसके आपका लेबर नहीं ज्यादा लगेगा,
आपकी जमीन जल्दी तैयार हो जाएगी। भाई देखो, अगर एक बहुत बड़ी जमीन है और उसमें तुमने लेबर्स को उतार कर उस जमीन को तैयार कर रहे हो, बिफोर सोइंग द सीड्स, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट एक ट्रैक्टर उतारोगे, एक दिन में वो काम तमाम कर देगा, ठीक है, सब बराबर कर देगा, ठीक है। सो इसीलिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ये सारे तौर तरीकों से आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप देखिए, कोरोना के टाइम पे इतना बड़ा तांडव मचा, सब लोगों ने ये सोचा कि भाई साहब हम खाना कैसे लाएंगे, है ना, हमको बाजार में चीजें अवेलेबल होंगी कि नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट को इमरजेंसी सर्विसेज डिक्लेयर करनी पड़ी। इमरजेंसी सर्विसेज वो सर्विसेज होते हैं जो आप तक खाना कम से कम पहुंचाएंगे। गैस आपका इमरजेंसी सर्विस है, चावल दाल सब्जी ये सब आपके इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं। तो इन लोग जो भी इनका धंधा कर रहे थे उनके ऊपर बैन नहीं था। हाँ, विद स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस वो धंधे पे रहेंगे, ठीक है। सो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि फूड क्राइसिस से हम डील नहीं कर पाएंगे। फूड क्राइसिस विल बी अ मेजर क्राइसिस। फूड क्राइसिस अगर हो जाता है तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्राइसिस आ जाएंगे। एक तो भाई साहब डेथ रेट्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद भाई साहब आपके डिजीज रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन के और भी भाई साहब डिजीज होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो फूड क्राइसिस इज अ ह्यूज क्राइसिस। बाकी सारे क्राइसिस से हम धीरे धीरे डील कर भी सकते हैं, लेकिन फूड क्राइसिस से डील हमको करना बहुत मुश्किल पड़ता है। क्योंकि आप देखोगे वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा एक फैमिन हुआ था जिसको बंगाल फैमिन बोलते हैं। और मेरे दादाजी डॉक्टर थे, और उस टाइम पे मतलब आज की तारीख में तो आप क्लिनिक में जाते हैं ना डॉक्टर के पास, उस टाइम पे डॉक्टर्स विजिट करते थे घर में। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में डॉक्टर साहब आए हैं किसी मरीज को देखने, ठीक है। तो वो बोलते थे, तो मतलब जब वो रिटायर कर गए तो मैं देखता था हमारा एक ऐसा वरांडा था, मतलब ऐसे घर है, एक छोटा सा कमरा, वहां पे आके वो शाम को बैठते थे, सुबह आकर बैठते थे ऐसे एक चेयर में। तो वहां पे ऐसा एक डब्बा रहता था, उस डब्बे में चावल रहता था, एक कटोरी रहती थी। तो भिखारियों की लाइन लगी रहती थी सुबह से, ठीक है, कोई ना कोई आ ही जाता दरवाजे पे, तो बोलते थे दे दो एक कटोरी चावल दे दो उसको, एक कटोरी चावल दे दो, खुद भी दे देते थे कभी कभी, ठीक है, हम लोग को भी बोलते थे दे दो। तो वो एक कटोरी एक डब्बा ऐसा चावल रहता ही था, उसमें से वो देते ही रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बात बात में उनसे पूछ लिया, काफी स्ट्रिक्ट थे वो, स्ट्रिक्ट थे मतलब हम सब डरते भी थे उनसे, ऐसा कभी नहीं कि डांटा होगा उन्होंने, लेकिन ठीक है अपनी गरिमा में रहते थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि ये इससे क्या भला होगा, आप इतने सालों से जो जो इन गरीबों को देते आए हैं, गरीबी तो मिटी नहीं, और ये जन्म भर के भिखारी रह गए, ठीक है? ये इनको मुफ्त में मिल रहा है इसलिए ये कभी शायद काम करने का सोचे भी ना। ये रोज आएंगे, इनको मालूम है एक कटोरी चावल तो मिल ही जाएगी, एक कटोरी चावल में पेट तो भर ही जाएगा भाई साहब जब उसको उबाल कर खाएंगे। बाकी कहीं से कुछ और मिल गया, कहीं से कुछ और मिल गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने वो हंसे मेरे ऊपर, बोला हाँ तू सही बोल रहा है कि गरीबी तो नहीं जाएगी, और ये जो भिखारियों का भीख मांगने का जो रवैया है वो भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये जो इनको दे रहा हूँ, ये आदतन दे रहा हूँ, मतलब ये कोई मैं इनके ऊपर कृपा करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, या ऐसा करने के बाद मुझे कोई गर्व महसूस नहीं हो रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, ये आदतन दे रहा हूँ। मैं बोला आदतन कैसे, बोला कि बंगाल फेमिन जब हुआ था तब हमको जाना पड़ता था, गांव गांव में जाना पड़ता था, लोग बीमार थे, और उस टाइम पे मैं देखता था कि लोगों को मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये 2 दिन का भूखा है, इसके ऊपर मेडिसिन का क्या असर होगा। मतलब मैं मेडिसिन लिख के भी दे रहा हूँ, ये मेडिसिन खरीद कर खिला भी देगा, लेकिन इसके ऊपर असर ही नहीं होगा, उसका पेट में एक दाना नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अब एक पोटलियों में ना मेरे बैग ऐसा रहता था, बैग में थोड़े बहुत मेडिसिन रहते थे, और ज्यादा करके ऐसे चावल की पोटलियां होती थी, मैं पोटलियां बांध के लेकर जाता था, मैं वो भी देकर आता था उनको, ठीक है, क्योंकि मेरा उधर उतना दूर तक जाना और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, इसका उद्देश्य क्या है कि वो इंसान बच जाए, लेकिन वही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो वो मेरा आदत हो गया था, ये चावल दान करना या आलू वगैरह दान करना, ये मेरा वहां से आदत हो गया है, और अभी भी मेरा वो आदत चल ही रहा है। तो ऐसे 10 साल मैंने निकाले हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट में, जहाँ पे मेरे को ऐसे ऐसे जगहों पे जाना पड़ता था, रिमोट एरियाज में जाना पड़ता था। तो दैट वाज द काइंड ऑफ फूड क्राइसिस। आप गूगल करके देखिएगा, हाउ मेनी पीपल डाइड इन बंगाल फेमिन, लैक्स और लैक्स ऑफ पीपल डाइड इन बंगाल फेमिन। भुखमरी से लोगों का मरना, कोरोना में आपने लोगों को मरते हुए देखा होगा, किसी यू नो किसी नेचुरल डिजास्टर में आपने लोगों को मरते हुए सुना होगा, लेकिन किसी देश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, दैट इज अ ट्रेजेडी, ह्यूज ट्रेजेडी। लोगों के पास खाना नहीं है, स्टारवेशन से मर रहे हैं, ठीक है, ह्यूज ट्रेजेडी है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके का फूड क्राइसिस ने इंडिया को बहुत कुछ सिखा दिया है।
और इसीलिए आज की तारीख में हमने अपने फूड रिजर्व्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है ताकि हमको फूड क्राइसिस ना हो, ठीक है। एग्रीकल्चर has developed at different places in different parts of the world, अलग अलग तरीकों से डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस एक्चुअली यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो ये भाई साहब इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा जिनका पॉपुलेशन है, ठीक है, यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इंटेंसिव मतलब तुमको बहुत नींद आ रही है। इंटेंसिव मतलब क्या होता है? हाँ, ज्यादा बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। ओके, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल होल्डिंग्स में। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए लार्ज होल्डिंग्स मतलब बहुत बड़े पैमाने पे लैंड होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि देखो, जैसे समझो आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड है और आपसे लगकर ही इनकी खेती है, इनके से लगकर इनकी खेती है, इनसे लगकर इनकी खेती है। अभी ये 4 किसान हैं किसी गांव में, ठीक है, और इन चारों किसानों का जो जमीन है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे लगकर ही है। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई एक काम करो ना, आपके लिए आपके एरिया, अभी ये समझ लीजिए वीट उगा रहे हैं, उन्होंने बोला मैं कैबेज उगाऊंगा, उन्होंने बोला भाई साहब मैं राइस उगाऊंगा, वो बोले शुगर केन उगाएंगे। अलग अलग रवैया है सबका। गवर्नमेंट कन्विंस करती है फार्मर्स को because the climate is suited for one type of crop in spite of you all having different plots of land, why don't you cultivate, आप एक ही टाइप का कल्टीवेशन क्यों नहीं करते? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली चालू हुआ था रशिया से, जहां पे कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। स्टालिन ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। स्टालिन वाज वन ऑफ द रशियन लीडर्स। आप अगले साल उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव फार्मिंग करो। कलेक्टिव फार्मिंग से होता क्या है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कंडीशंस, वो तो आपको मिल ही रहा है, क्लाइमेट, रेनफॉल वगैरह, वो एक क्रॉप के लिए सूटेबल होगा। और उस क्रॉप को जब आप बहुत बड़े पैमाने पे उगा रहे हैं, तो एक दूसरे को देखकर आप मतलब देखो, जैसे अगर मैंने बोला कि भाई तुम्हारा साइंस टेस्ट है, तुम्हारा मैथ्स टेस्ट है, तुम दोनों अलग अलग प्रिपरेशन करोगे ना, लेकिन तुम दोनों का अगर साइंस टेस्ट होगा तो तुम दोनों एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हो, क्लास टेस्ट देने के टाइम पे नहीं, प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। हाँ ये वाला नोट्स पढ़ ले, हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़ ले, ऐसा कर सकते हो, है ना। तो ऐसे अगर 5 या 4 जो भी 6-7 लोग हैं, वो अगर एक ही टाइप की खेती करें, तो जोग्राफिकल कंडीशंस का तो फायदा उठा ही रहे, प्लस वो किस चीज का फायदा उठा रहे हैं, एक दूसरे के नॉलेज और एक्सपीरियंस का भी फायदा उठा लेंगे। इसीलिए प्रोडक्टिविटी होने की चांसेस ज्यादा है। अगर ये वीट की खेती कर रहा होगा और वो शुगर केन की खेती कर रहा होगा, तो भाई साहब एक दूसरे को क्या ही एडवाइस देंगे? तुम अलग चीज की खेती कर रहे हो, तुम अलग चीज की खेती कर रहे हो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी किससे बढ़ेगी मुझे क्या मालूम, और इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी उसको क्या मालूम, है ना। समझ में आ रहा है ये? ओके, सो दैट इज वन थिंग। सो लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इट हैपेंस इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूएसए में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द यूएसए। तो केस स्टडी है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप कंट्री कौन सा हो गया? यूएसए। और डेवलपिंग कंट्री कौन सा हो गया? इंडिया, ठीक है। सो हम यहाँ पे केस स्टडी से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे डिफरेंस, मतलब कैसे अलग तरीके से प्रैक्टिस होता है। हाँ, लैंड रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो एग्रीकल्चर इसलिए नहीं ज्यादा है क्योंकि वहां पे लैंड ज्यादा है। एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग कम है। हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा है। अभी तुम देखो ना यार, पॉपुलेशन अगर इतना ज्यादा होगा तो वो रहेगा कहाँ? उसको आसमान पे तो रख नहीं सकते, वो लैंड पे ही रहेगा ना, तो कैसे रहेगा? तो इसलिए आपका भाई साहब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूएस के पास लैंड ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड उस पॉपुलेशन को एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर लैंड तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं क्या भाई साहब पहाड़ के ऊपर जाकर रहो जहां पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, कैसे रहेंगे? फिर भी लोग रह लेते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे रहेंगे लोग? ठीक है, इसीलिए आप देखो बॉम्बे का पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है, मुंबई का पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पोर्ट सिटी है और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, इसीलिए भाई साहब चलिए आप बस्ती बनाइए यहाँ पे। आप पंजाब में इतना पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाएंगे क्या? नहीं। फिर खेतों का क्या होगा? फूड प्रोडक्शन का क्या होगा? ठीक है, सो दीज आर ऑल मैकेनिज्म्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो प्रॉब्लम लैंड का नहीं है, प्रॉब्लम ग्रोइंग पॉपुलेशन का है, वो हम कर्टेल नहीं कर पाए।
डेवलप्ड कंट्रीज का डेवलप होने का मेन मकसद कहीं ना कहीं पॉपुलेशन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। इफ यू हैव इफेक्टिवली मैनेज्ड योर पॉपुलेशन, यू विल बिकम डेवलप्ड। जैसे स्टेट बोर्ड में 10th में एक पैरेलल कंपैरिजन किया गया इंडिया और ब्राजील में। दोनों भी डेवलपिंग नेशंस हैं और दोनों में लगभग नेचुरल रिसोर्सेज भी सेम है और दोनों भी कभी ना कभी इंपेरियलिस्ट नेशन के पार्ट थे। ब्राजील में पोर्तुगल रूल था, इंडिया में वैसा ब्रिटिश रूल था और दोनों भी फ्री हुए वगैरह वगैरह, ठीक है, दोनों के नेशनल मूवमेंट वगैरह हुए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा बोला जा रहा है कि अगले 10 या 20 सालों में ब्राजील आगे निकल जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। हमारा भाई साहब पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन वी आर क्रॉसिंग 400, 400 लोगों से ज्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन में। और इसमें तो हम उन सब चीजों को गिन रहे हैं, मतलब कैसा है, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को हमने पूरे इंडिया के टोटल एरिया ऑफ लैंड से डिवाइड किया। अभी टोटल एरिया ऑफ लैंड में हिमालयस भी आ रहा है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स भी आ रहे हैं, इनमें तो कोई रह नहीं सकता। उसको माइनस कर दोगे तो 500 लोग रह रहे हैं कम से कम पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में 500 लोग रह रहे हैं इंडिया में और वही ब्राजील में 23 लोग हैं, 23 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही चीज ब्राजील को पीछे रखेगी और इसको मतलब इंडिया को पीछे रख देगी और ब्राजील आगे निकल जाएगा। अभी तो फिलहाल दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन विद इन सम इयर्स दे विल गो अहेड। ठीक है, दे हैव मैनेज्ड देयर सेक्स रेशियो वेरी वेल, व्हिच इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू मेल पॉपुलेशन। हमारा सेक्स रेशियो 970, 960, कहीं कहीं जैसे हरियाणा में तो और भी ज्यादा बदतर है। ठीक है, वहां पे सेक्स रेशियो मतलब फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। तो इस तरह से उन्होंने अपने पॉपुलेशन मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, जिसके चलते उनका ग्रोथ ज्यादा होगा, यह अनिवार्य है, होगा ही होगा। ये आपका मेन क्राइटेरिया है, मेन पैरामीटर। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। ओके, देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एक आपका वैसे यहाँ पे केस स्टडी हो रहा है। मुन्ना लाल is a farmer in this village who has a farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high yielding varieties of seeds. तो जैसे आपको बोला मैंने हाई yielding varieties, अभी गवर्नमेंट बोल ही रही है कि भाई साहब इन्हीं सीड्स को रखो। कहाँ है भाई साहब, झमेला पाल रहे हो, तुमको पैसा चाहिए ना फार्मिंग से, हाई yielding वैरायटी। आप अगर मार्केट में अभी जाते होंगे और कुछ भी खरीदें, अगर वेजिटेरियन में जो कुछ भी आप खरीद रहे हैं, फल, सब्जी, राइस, दाल, जो भी आप खरीद रहे होंगे, सबके सब हाइब्रिड वैरायटीज हैं। नन ऑफ देम आर ओरिजिनल वैरायटीज। यहां तक कि आपका मिल्क, मीट, ये भी आपका हाइब्रिड, मिल्क भी आपका हाइब्रिड काउ से आ रहा है। ठीक है, मीट भी आपके हाइब्रिड चिकन से आ रहे हैं, हाइब्रिड गोट से आ रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है भाई साहब हाइब्रिड वैरायटी। सारा जो फूड प्रोसेसिंग चेन है वो हाइब्रिड हो चुका है। हाइब्रिड मतलब हमने बेस्ट ऑफ जीन्स को सिलेक्ट करके अपना ही एनिमल या अपना ही प्लांट तैयार किया है। क्या ये समझ में आ रहा है? नन ऑफ देम आर ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओरिजिनल काउ, ओरिजिनल, अभी देखो जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में जो ओरिजिनल काउ है, जो देसी गाय बोलते हैं, वो भाई साहब कितना ही दूध देती है, और एक एक जो हाइब्रिड वैरायटी की काउ है वो कितना मिल्क देती है। हमको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी चाहिए, तो इसीलिए आपके सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हाइब्रिड हो चुके हैं। ठीक है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फूड। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट ही भाई साहब इतना है। ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड। ओके, ही परचेसेस हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। डिसएडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अभी देखो जैसे क्या है, क्या ह्यूमंस हाइब्रिड हो गए? नहीं, हम सब अलग अलग हैं, है ना, हम सब अलग अलग। क्या ह्यूमंस को भी हाइब्रिड बनाया जा सकता है? किया जा सकता है, नहीं। आपको समझ लो एक आर्मी बनानी है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज कर रहे हैं। बाय द वे, ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन इज प्रोहिबिटेड, बैन है इस पे। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे आर्मी बना रहे हैं जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, मतलब 20 पीपल विल बी हाईली, इनका जो जीन्स है वो बहुत स्पेशलाइज्ड जीन्स होगा, हाई डिजीज रेजिस्टेंस, जो आपको प्लांट्स में करते हैं कि आप ह्यूमंस में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई साहब। ठीक है, और अगर हमने सबको ऐसा बना दिया तो क्या होगा, मशीन बन जाएंगे हम सब, है ना, वी विल ऑल बी मशीन्स। हमारा कोई ओरिजिनलिटी रहेगा ही नहीं। जैसे जैसे मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट ए है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, टॉपर है, जो भी है, एक स्टूडेंट बी है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो क्या इसको मतलब इंफीरियर मानेंगे हम? वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, शायद किसी और चीज में अच्छा हो। ठीक है, शायद किसी और चीज में अच्छा हो। भाई साहब अगर ऐसा सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने सोचा होता तो दे वुडंट हैव गॉट सो मेनी एक्कोलेट्स फॉर इंडिया, राइट? क्या ये पढ़ाई में अच्छे थे? ऑब्वियसली नहीं थे। लेकिन क्या इन्होंने इंडिया के लिए
खेला और इंडिया के लिए मेडल्स जीते और इंडिया को प्राउड मूवमेंट फील करवाया करवाया ना भाई। नीरज चोपड़ा को देख लो, ठीक है, ज्यादा करके आपको एकेडमिक बैकग्राउंड वाले स्पोर्ट्स में मिलेंगे ही नहीं। तो वेर दे गुड इन गेटिंग द फेम फॉर इंडिया? यस दे वेर। तो ये आपकी डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी है ना, इस डाइवर्सिटी को आप इनकरेज कर रहे हो, है ना। जिसको पढ़ाई करना है करो, तो पढ़ाई करना है ना करो ऐसा नहीं है, पढ़ाई सबको करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास अलग तरीके से विकास होने का। अभी समझ लो ए और बी को हमने सब एंकर या बोलर सबके सब सी की तरह होने चाहिए। अब सोच लो भाई साहब, सबके सब एकदम स्ट्रांग, सबके सब पढ़ाई में अच्छे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, कोई वेरिएशन ही नहीं रहेगा। देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल, ठीक है। आप इस तरह की सोसाइटी की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आप एक फिनिश प्रोडक्ट है, ना कि आपका खुद का एक वजूद हो। समझ में आ रहा है ये आप अभी सोचिए इस चीज को कि सबके सब अगर पढ़ाई में अच्छे हो, या सबके सब आपके भाई साहब एकदम फिजिकली वेल बिल्ट हो, आर्मी में ऐसा, तो क्या ये मतलब एक एक सोसाइटी का निर्माण होगा? नहीं। आप मशीन्स निर्माण कर रहे हो, आप ह्यूमंस नहीं निर्माण कर रहे, ठीक है। तो हाँ, ऐसा जरूर है कि बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जैसे एनीमिया है, एक जेनेटिक डिजीज है, शुगर कहीं कहीं पे हाई लेवल्स जेनेटिक है। तो इन सब चीजों को हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करके कंट्रोल करें तो ठीक है, दैट इज ओके, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सर्टन डिजीजेस दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। बाकी आप अगर किसी ह्यूमन को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे तो ह्यूमन सोर्स खत्म हो गया ना। फिर वो तो आप मशीन्स बना रहे हैं, वो तो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं फॉर कंजम्पशन, यू आर नॉट मेकिंग ह्यूमंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। आपको आज की तारीख में बाजार में जो भी मिल रहा होगा वो ओरिजिनल नहीं है, वो सब के सब हाइब्रिड है, ठीक है। ओके, सो दैट इज वन थिंग। दूसरा ये है कि भाई साहब आपका हाइब्रिड के मतलब हाइब्रिड हमारा फूड क्राइसिस को डील करता है, but at the same time at the expense of the losses of natural varieties. Natural varieties extinct हो गई है, ऑलमोस्ट सारी नेचुरल varieties extinct हो जाएंगी। जो जानवर, जो गाय होते थे हमारे देसी गाय, वो extinct हो चुकी है ऑलमोस्ट, they are going to get extinct। तो आपके प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, आपके एनिमल स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं हाइब्रिड वैरायटीज में, ये एक्सटिंक्शन हो जाता है। और जब भी किसी चीज का एक्सटिंक्शन होता है, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे पूरे फूड चेन पे आता ही आता है, इट विल बी, ठीक है। तो फूड चेन डिस्टर्ब होगा। खैर अभी तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग हाई और यू परचेसेस हाई यील्डिंग वैरायटीज। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। तो भाई साहब लैंड फर्टाइल है, इनके पास जो लैंड है वो फर्टाइल है और कम से कम 2 क्रॉप तो ये ग्रो करते ही हैं। इनमें भाई साहब व्हीट, राइस और पल्सेस, या तो ये दोनों या तो ये दोनों या तो तीनों भी, कम से कम 2, ठीक है। एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस, ठीक है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्म प्रैक्टिसेस। तो फार्मर सबसे कंसल्ट करके फार्मिंग करता है, विच इज गुड, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास पूरी नॉलेज होती है किस चीज की फार्मिंग कब कैसे और कौन से सीड्स को यूज करते हुए करनी चाहिए। तो ही टेक्स गाइडेंस, ठीक है। कुछ कुछ फार्मर थोड़े से अड़ियल होते हैं, अरे हमको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तुम क्या सिखाओगे हमें, ठीक है। ये नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि आप ओरिजिनल वैरायटी अगर ग्रो कर रहे होगे तो शायद आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा, लेकिन अगर आप हाइब्रिड वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु नो अबाउट इट, हु हैव डिजाइन्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये मेरे? ओके, जैसे आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा पूरा नॉलेज नहीं है, आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या है वो वही जानेगा जिसने उसको डिजाइन किया। सो डू यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन? यस यू नीड टू, ठीक है। वो आपको बताएगा कि भाई साहब ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, वो आपको कम से कम ये तो बताएगा ना। So it is always advisable to take help from people. He takes a tractor on rent. Mechanized farming चालू हो गई देखो. Plowing his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing. तो इन्होंने भाई साहब ट्रैक्टर लिया है, फटाफट से भाई साहब इनका खेत पूरा तैयार हो जाता है। उनके जो फ्रेंड्स हैं अभी भी वही ट्रेडिशनल मेथड है बुलक से चलाने का। किसी ने इसको ट्राई किया है क्या? मैंने ट्राई किया है, ठीक है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कितना स्ट्रेंथ लगता है इसमें। बस अब ये जो लोग हैं ना, ये अपनी ही दुनकी में रहते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, तो आपको इनको भी संभालना पड़ता है और वो जो ऐसा ये रहता है ना, इसको भी संभालना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट है ये, ठीक है, एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है। ये दोनों जब चलते हैं ना तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे, इनको तो पहले कंट्रोल करो हाँकते हुए,
फिर इस चीज को भी कंट्रोल करो। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पत्थर वगैरह में अगर ये फंस गया तो वो खींच रहे हैं, इधर ये आगे नहीं जा रहा, कभी कभी ये टूट जाता है, तो फिर उसको रिपेयर करो बैठकर। काफी मशक्कत का काम है, काफी मेहनत मशक्कत का काम है, मतलब टाइम काफी ज्यादा लग जाता है इसमें। ठीक है, ये जो होता है जैसे अंदर पत्थर है, आपको दिख तो नहीं रहा है ऊपर से, अभी पत्थर में ये फंस गया, आप भाई साहब बैलों को हाँक रहे हैं, उनका पावर बहुत ज्यादा होता है, वो खींच रहे हैं उसको, और ये फंसा पड़ा है, टूट गया। ठीक है, ये जो है आपका टूट जाएगा, फिर उसको भाई साहब टाइट करो, रिपेयर करो या नया लाओ, ये सारी तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो ट्रैक्टर यूज किया इन्होंने भाई साहब। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। तो एक ट्यूबवेल है जो उसका रेंट है, और ऐसा भाई साहब आपका ड्रिप इरिगेशन, या भाई साहब आप बोल सकते हैं भाई साहब इस तरीके का, जितना पानी चाहिए पौधों को उतना ही। ठीक है, तो इस तरीके का इरिगेशन का इन्होंने सिस्टम कर दिया। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज 2 बफेलोज एंड अ फ्यू हेन्स। तो एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में चल रही है। बफेलोज का गोबर इसमें काम आ जाएगा, और ये धान की खेती के बाद जब हार्वेस्टिंग होगी तो ये जो घास फूस होगा इनको खिला देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, तो ये घास फूस ये खा जाएंगे, और गोबर जो देंगे उससे भाई साहब ये होगा, और मिल्क जो होगा वो तो आप फैमिली को एक कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और आगे चलकर बेच भी सकते हैं। ठीक है, सो इट्स एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे भी भाई साहब आपके जो मुर्गियां हैं, इनको खेतों में छोड़ दोगे तो वो सारे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खा लेंगे ये, प्लस इनका जो वेस्ट है उसको भी आप मैन्योर से आप खेतों में डाल सकते हैं। एंड दीज आर ऑर्गेनिक मैन्योर, दे विल ऑलवेज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, along with inorganic manure or fertilizers, if you continuously use organic manures it will definitely be beneficial for the soil। ठीक है, तो ये पूरे प्लान तरीके से चल रहा है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री साथ में हुई है। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर भाई साहब इरिगेशन फैसिलिटीज को लॉन्च किया है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही है जैसे चलने चाहिए। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स भी इन्होंने यूज किया है। ठीक है, ही सेल्स मिल्क, ये जो मिल्क आया इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। जब तक फसल बनकर तैयार हो रही है, और जब बनेगी कटेगी और जब बेचेंगे तब फायदा होगा, लेकिन तब तक क्या, तब तक मिल्क बेच सकते हैं। ये कोऑपरेटिव है भाई साहब। ठीक है, कोऑपरेटिव पे जाकर अच्छे दाम पर अपना मिल्क वो बेच कर आ रहे हैं। ठीक है, यही कोऑपरेटिव से ही आपका मिल्क आता है। जितने भी आपके बड़े बड़े कोऑपरेटिव है, भराना हो गया, अमूल हो गया, जहां से आप पैकेट दूध खरीदते हैं, इन्हीं कोऑपरेटिव का देन है। यहाँ पे जाकर सब गांव वाले अपना दूध जमा करते हैं और उनको मिल जाता है पैसा, और उसी दूध को स्टेरिलाइज करके आप तक पहुंचाया जाता है। जो आप दूध का पैकेट बेसिकली किराने की दुकान से अपने घर पे ला रहे हैं, वो 3-4 दिन पहले निकाला हुआ दूध है, लेकिन उसको इस तरह से प्रिजर्व किया गया है कि वो 3-4 दिन तक रहेगा। ठीक है, क्लियर है? सो हियर ही गेट्स द मनी। He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals। तो cooperative society के मेंबर हैं ये भाई साहब। मेंबर्स में क्या होता है कि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करो। ठीक है, जितना तुम मिल्क हमको दोगे उतना हम पैसा तुमको देंगे। अब इस मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस तरीके का खाना आपको मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को खिलाना है, सो दे विल एडवाइज यू अबाउट दिस। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको अपने जो एनिमल्स को रखा है वहां पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि देखो गाय दूध कब देगी, जब उसको बच्चा होगा, और बच्चा कब होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी के बिना भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इंजेक्शन लगाकर बच्चा पैदा किया जाता है। ठीक है, तो कभी करना है इसको, किस टाइम पे करना है। ठीक है, दीज आर सर्टेन गाइडेंसेस व्हिच आर इशूड टू हिम सो दैट he can adequately manufacture milk, increase its production and make more money। ठीक है, ताकि उसका भाई साहब जब तक खेती बाड़ी का प्रोडक्ट ना बिके और तब तक पैसा ना आए, तब तक कम से कम इस दूध बेचने के कार्यक्रम से उसका पैसा चलता रहे। ठीक है, ओके, देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ मनी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। तो फार्म एक्टिविटीज में इसके मेंबर्स हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी टू बाय हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड इंप्लीमेंट्स। तो फार्मिंग के खर्चे होते ही हैं, तो कभी कभी ये भाई साहब बैंक से उधारी लेते हैं। कोई गांव के महाजन के पास जाकर नहीं, बैंक से उधारी लेता है। ठीक है, और अपना भाई साहब जो रिक्वायरमेंट रहता है, चाहे फार्मिंग इंप्लीमेंट्स का हो, चाहे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को खरीदने का हो, उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है, He sells his produce in the mandi located in the nearby town। तो ये भाई साहब बाजार में जाकर अपनी चीजों को बेचते हैं। Since majority of the farmers do not have storage facilities, तो ये क्या करते हैं भाई साहब, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। ठीक है, कभी कभी मार्केट फेवरेबल नहीं है लेकिन उनको बेचना पड़ता है। ठीक है, मार्केट फेवरेबल नहीं है फिर भी उनको बेचना पड़ता है। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है,
इसीलिए बहुत बड़ा चैनल है फार्मर्स का और जो भाई साहब आपके ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एपीएमसी मार्केट है, आपको बहुत सारे ऐसे मार्केट दिखेंगे। अभी तो गवर्नमेंट ने भाई साहब बोल दिया कि आप अगर फार्मर हैं तो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली बेच सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे गाड़ी उड़ी लगाकर जो सब्जियां बेचते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली गांव से ला रहे हैं और यहाँ पे आकर बेच रहे हैं, क्योंकि मिडिल मैन जब इन्वॉल्व होते हैं तो पैसा कम मिलता है उनको। मिडिल मैन भी कुछ खाएगा ना भाई साहब, ठीक है, तो मिडिल मैन में पैसा बढ़ेगा। मिडिल मैन जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, आप अपना चावल दाल वगैरह अगर आकर बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि भाई साहब पंजाब से लोग आए हुए हैं, ट्रक भर के चावल दाल वगैरह जो भी है उनका प्रोड्यूस वो बेच रहे हैं, चावल हो गया या व्हीट हो गया, तो इतने दूर दूर से भी लोग आते हैं। वैसे भी वो ट्रक ला ही रहे थे एपीएमसी मार्केट में बेचने के लिए, दे चोज टू सेल इट ऑफ हियर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। They are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. Okay. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. तो स्टोरेज जो है, देखो फूड ग्रेन का स्टोरेज हम ज्यादा दिन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि थोड़े दिन बाद उसमें भाई साहब कीड़े मकोड़े लगने चालू होंगे और फिर हमको भाई साहब अलग अलग पेस्टिसाइड वगैरह यूज करना पड़ेगा, जिससे और वो खतरनाक हो जाएगा। तो स्टोरेज जो है, और फिर अगर कीड़े मकोड़े नहीं भी हैं तो भाई साहब आपके जो चूहे हैं वो खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर इफेक्टिवली। इसीलिए कभी कभी भाई साहब स्टोरेज करेंगे और उसमें लॉस होगा, उससे अच्छा भाई साहब बेच दो पहले ही, ठीक है। तो समटाइम्स द फार्मर्स सेल इट एट अ लोअर प्राइस बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द हेडेक ऑफ स्टोरिंग दिस, ठीक है। The average size of अभी हम यूएसए की बात कर रहे हैं। The average size of a farm in USA is much larger than that of an Indian farm. यहाँ पे फार्म साइज ज्यादा होता है। A typical farm size in the USA is about 250 hectares. यहाँ पे 3-4 हेक्टेयर से चालू होता है, वहां पे भाई साहब एक एवरेज फार्म साइज ही आपका 250 हेक्टेयर का होता है, ठीक है, 250 हेक्टेयर्स। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, वो ज्यादा करके फार्म में ही रहता है, ठीक है। ओके, some of the major crops grown are obviously corn, then we have soybean, wheat, ठीक है, कॉटन, शुगर बीट, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब है। जो होरान फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन आयोवा स्टेट, आयोवा वहां पे स्टेट है, मैसेच्यूसेट्स, आयोवा, ये सब आपके वहां के स्टेट्स के नाम है। आयोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, उनके पास भाई साहब 300 हेक्टेयर की जमीन है, ठीक है। ओके, so he grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet up the needs of its crop. तो soil और water resources को इन्होंने भाई साहब इंतजाम कर दिया और इन्होंने कॉर्न को बेसिकली बनाया। अभी यहाँ पे देखो एडिक्वेट मेजर्स, वहां पे एरोप्लेन से फार्मिंग होती है। कैसे? एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। वैसे भी ये एरोप्लेन ऐसे जाएगा और पेस्टिसाइड्स को छिड़कते हुए जाएगा, ठीक है। सो ये आप भाई साहब आज की तारीख में तो आप और भी बहुत सारे तरीकों से इसको छिड़का सकते हैं, ठीक है। ड्रोन्स होते हैं आपके, आर्टिफिशियल ड्रोन से भी आप इसको छिड़का सकते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लैब टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। तो ये भाई साहब बार बार अपने सॉइल को भेजते रहते हैं, सैम्पलिंग करके एक पैकेट में भाई साहब सॉइल टेस्टिंग लैब को भेजते रहते हैं। मैं यहाँ पे मेज उगा रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एवरेज सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, आर दे एडिक्वेट एनफ और वी नीड टू ऐड मोर फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। तो साइंस को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। द रिजल्ट्स हेल्प जो ओरान टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। तो ये भाई साहब पहले देखते हैं कि सॉइल में क्या है, उसके बाद कौन सा फर्टिलाइजर जो है ये एकदम बराबर होगा। हमारे यहाँ पे अक्सर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स फार्मर्स अपने एक्सपीरियंस से डालते हैं कि ये हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है भाई साहब, हम खेती इसी चीज का करते आ रहे हैं और यही फर्टिलाइजर, दिस फर्टिलाइजर हैज वर्क। पीपल आर नॉट इनटू एक्सपेरिमेंटेशन मोड यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे लिए पहले से भी काम किया है, अभी भी काम करेगा, अभी भी काम करेगा, ये सही है। लेकिन क्या और कोई फर्टिलाइजर भी ऐसा उपलब्ध है जो और ज्यादा पैदावार कर सके? ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन हम नहीं करते हैं। वहां पे देखो बाकायदा सॉइल को उठाकर लैब में भेजकर उसकी टेस्टिंग करवाकर जो लैब वाले सजेस्ट करते हैं वही फर्टिलाइजर को बेसिकली छिड़काया जाता है, ठीक है, सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो काफी साइंटिफिक है अप्रोच इन एग्रीकल्चर। His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. इनफैक्ट एक सैटेलाइट से लिंक्ड है उसका कंप्यूटर और वो पूरा पिक्चर दिखाते हैं, मतलब पूरा ऐसा कहां से कहां तक आप कितना खेती कर सकते हो, एवरीथिंग सैटेलाइट जीपीएस पे पूरा लोकेट करके भाई साहब ये उसका दे देगा नॉलेज। दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड, प्रॉपर तरीके से भाई साहब, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। इरिगेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब
फर्टिलाइजर, ये सब तो है अपने जगह पे, लेकिन काफी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। ये साइंस का और टेक्नोलॉजी का भरपूर हेल्प ले रहे हैं इन ऑर्डर टू डू कल्टीवेशन। ठीक है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स। अभी देखो जैसे हमारे यहाँ पे सीड ड्रिल्स का यूज कम होता है। सीड ड्रिल्स मतलब आप जमीन के नीचे सीड को गाड़ते हैं, जनरली ये मैनुअल लेबर से किया जाता है। वहां पे ये भी सीड ड्रिल से होता है, ट्रैक्टर्स। ठीक है। ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, लेवल करता है जो, कंबाइंड हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग के लिए भी भाई साहब मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो फसल को काटती हैं। एंड थ्रेशर, और उसी में भाई साहब थ्रेश भी होता है। थ्रेशिंग मतलब समझ में आता है, आप ऐसे वो जो एक बंडल है उसमें भाई साहब सारा धान है, लेट्स से जो भी है, हाँ, तो उसको आप ऐसे चलाते हैं देखो, और ये ऐसे 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 घूमता रहता है और वो उसको अलग करता रहता है। तो धान को अलग करना, फसल से धान को अलग करना, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं थ्रेशर। He uses tractors, seed drills, leveler, combine harvester, thresher to perform various, तो पूरा पूरा मैकेनाइज्ड है भाई साहब। आपका जमीन को तैयार करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेसेस आर प्रीटी मच मैकेनाइज्ड। ह्यूमन लेबर इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी कम है। सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस। सीड ड्रिल्स होते हैं भाई साहब ये, ठीक है, ये लेवलर है, ये जमीन को लेवल करते हैं, ठीक है, ओके। फिर है आपका भाई साहब कंबाइंड हार्वेस्टर, ये फसल एक बार कट जाए तो उसको फसल एक बार तैयार हो जाए तो उसको काटते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ये हो गया आपका थ्रेशर। Grains are stored in automated grain storage और dispatched to market agencies। तो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में इनकी स्टोरिंग होती है एंड डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा भी स्टोर किया जाता है। फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पिजन फार्मर, ठीक है, मतलब वो बिजनेसमैन की तरह काम करता है। बिजनेसमैन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सौदेबाजी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेरा इतना खर्चा है, ये है, ये प्रोडक्ट आया, इसको गया, ये पैसा आया, दैट इज व्हाट अ बिजनेसमैन डज, ठीक है। अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से लेकर भाई साहब सेल करने तक का हेडेक फार्मर ही लेगा, तो बेचारा मतलब किन किन चीजों में वो काम करेगा, है ना। सो ये बड़े बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। अ फार्मर इन इंडिया वुड बी अ फार्मर प्लस he will be taking care of animal husbandry, plus he will be taking care of how to get credit from bank, plus he will be taking care of how to sell the product in the market, plus he will be taking care of how to store the grains। ये सारी चीजों को भाई साहब वो केयर टेक करेगा, जबकि यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटेड है। उसको सिर्फ टेंशन लेना है कि कैसे प्रोडक्ट को लाए और कितने में बेचें और कब बेचें। ये बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। इज मोर इनटू अकाउंटिंग rather than doing farm work। क्या ये समझ में आ रहा है? और फार्मर इंडिया हैज टू गेट इनटू एवरी प्रोसेस, सारे प्रोसेसेस में उसको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, ठीक है, राइट फ्रॉम कल्टीवेशन टू हार्वेस्टिंग टू सेलिंग इन द मार्केट टू स्टोरेज एज वेल, ठीक है। तो दैट इज हाउ द लाइफ इज डिफरेंट फॉर, तो आप देखो जितना आप मतलब कम बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो फार्मर्स हैं ये दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर बिजनेसमैन, ठीक है, और वो भाई साहब अपना मुनाफा देख रहे हैं कैसा है, ठीक है, rather than actually going into every intricacies। Any questions on this chapter? No? So this is done with agriculture। Just give me a moment।